डेफिनेशंस उतनी ही करनी है जितनी मैंने बताई है, आगे बताऊंगी जब यूनिट खत्म होगी। अभी शुरू हुई है बेचारी तो होने तो दे पहले वॉइस प्रॉपर है क्या बताना बेटा एक बार। यहाँ वालों को तो प्रॉपर आ रही है। ऑनलाइन कंफर्म कर दो बेटा एक बार। यस आ रही है, ठीक। चलो फिर स्टार्ट कर रहे हैं ना। बिल ऑफ लेडिंग बता दिया था तुम्हें, रेलवे रिसिप्ट बता दिया था, तीसरा लेने जा रहे हैं डॉक वारंट। डॉक मतलब क्या होता है? सी पोर्ट, बंदरगाह बोलते हैं ना हिंदी में। अच्छा, तो जब शिप के थ्रू गुड्स जो आते हैं ना सी पोर्ट पे आते हैं, तो जो सी पोर्ट का केयर टेकर होता है ना, वो एक सर्टिफिकेट देता है कि इस बंदे का सामान इस समय मेरे सी पोर्ट पे लैंड हुआ था। वो जो सर्टिफिकेट होता है उसको क्या माना जाता है? डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स। समझ आई बात कि नहीं आई बताओ मुझे। नेक्स्ट आया मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट। जैसे आपके लैंड ट्रांसपोर्ट के और तरीके, जैसे ट्रक्स हैं और प्राइवेट बसेस होती हैं, कल्पना ट्रेवल्स, चावला ट्रेवल्स, नाम सुना है? तो अभी क्या है, मान लो एक बंदा है पदमपुर में, उसको एक सामान भेजना है, कहाँ पर? जयपुर पे। तो वो क्या करते हैं ना कि पार्सल लगा देते हैं बस वाले के साथ, और फिर जब आपके गुड्स डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं तो आपके यहाँ फ़ोन आ जाता है कि भाई आपका पार्सल आया हुआ है, आप कलेक्ट कर लो। तो ये जो बस वाले होते हैं ये भी आपको एक रसीद देते हैं, एक सर्टिफिकेट देते हैं कि इस बंदे का सामान हम यहाँ से यहाँ लेके जा रहे हैं। तो क्या बोलते हैं? मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट। मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट। वेयर हाउस कीपर सर्टिफिकेट, जब गुड्स की वेयर हाउसिंग कराई जाती है, वेयर हाउसिंग मतलब स्टोरेज, गोडाउन में गुड्स को स्टोर करते हैं ना, तो गोडाउन ही होता है इसका मतलब वेयर हाउस का। जहाँ सामान को स्टोर करते हैं उसको वेयर हाउस बोलते हैं, ठीक है। तो वेयर हाउस कीपर जो वहाँ उस गोडाउन का केयर टेकर होता है, वो भी एक सर्टिफिकेट देता है कि इस बंदे का सामान इस समय मेरे गोडाउन में स्टोर कराया गया था, ठीक है। इट्स ऑल्सो इंक्लूडेड इन डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स। फिर क्या नाम आया? वॉर फिंगर सर्टिफिकेट। वॉफ, वॉफ का मतलब क्या होता है, ये सुना है कभी वर्ड? नहीं? अच्छा, हर ट्रेडर बेटा इतना रिच नहीं होता जिसका सामान जो है ना शिप के थ्रू आए, किस पर? सी पोर्ट पर। तो कुछ ऐसे वाले भी होते हैं जो छोटे लेवल के ट्रेडर्स होते हैं, जिनका सामान नाव के माध्यम से घाटों पर आता है। तो बोट के थ्रू जो घाट पे आता है ना, तो घाट का केयर टेकर होता है, उसको वॉर फिंगर बोला जाता है। हिंदी में लिख लेना, वॉर फिंगर का मतलब होता है घाटपाल। घाटपाल बोलते हैं ना, घाटपाल का प्रमाण पत्र है वॉर फिंगर सर्टिफिकेट। एक और इसमें ऐड करना, डिलीवरी ऑर्डर। डिलीवरी ऑर्डर, आपने टीवी खरीद लिया, पैसे दे दिए और उसको शॉपकीपर को बोला कि इसकी जो है ना मेरे घर पे डिलीवरी कर देना, वो डिलीवरी ऑर्डर बना के देता है। दैट इज ऑल्सो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स। अपन ऑनलाइन गुड्स खरीदते हैं, अगर अपन ने पहले से पैसे दे रखे हैं तो आप देखना जो वो गुड्स आते हैं उनके ऊपर शिपमेंट की पूरी डिटेल लगी हुई होती है ना। डिलीवरी ऑर्डर ऑल्सो इंक्लूडेड इन डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ। समझ आई बात की नहीं आई बताओ मुझे। ये कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए बेटा यहाँ पर कि इनको अपन डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स में इंक्लूड करते हैं, ठीक है। आगे दो एक्सेप्शन दिए कि इन दो चीजों को अपन डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स में नहीं लेते। किस किस को नहीं लेते? देखो, पहला आया तुम्हारा मेट रिसिप्ट। मेट मतलब होता है, मेट रिसिप्ट का दूसरा नाम है कैप्टन रिसिप्ट। तो कलर लेना पड़ेगा। कैप्टन रिसिप्ट हिंदी में बोलते हैं कप्तान की रसीद या मिलान की रसीद। मेट मतलब मिलान, कैप्टन को कप्तान बोलते हैं, तो बोले कप्तान की रसीद या मिलान की रसीद। देखो बेटा, जब गुड्स वगैरह लोड होते हैं ना शिप पे और प्लेन पे, तो उस समय जो मास्टर या कैप्टन होता है ना, वो दो तरीके की रसीदें बनाता है। एक तो कच्ची रसीद, मेमो टाइप बनाता है, ड्राफ्ट, जिसमें सिर्फ वो क्या करता है, एक्नॉलेज करता है कि हाँ भाई ये गुड्स मेरे शिप पे लोड हो गए। फिर वो एक फाइनल लिस्ट बनाता है। फाइनल लिस्ट को क्या बोलते हैं? बिल ऑफ लेडिंग। तो बिल ऑफ लेडिंग को तो अपन डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल में लेते हैं, लेकिन वो जो कच्ची रसीद बनी ना, जो सिर्फ इसने अपने पर्पस के लिए बनाई, कैप्टन रिसिप्ट या मेट रिसिप्ट, उसको अपन डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स में नहीं लेते। इट इज मेयर एक्नॉलेजमेंट फॉर द रिसिप्ट ऑफ द गुड्स। ये सिर्फ एक तरीके की जानकारी है
कि गुड्स हमें रिसीव हो गए. इट इज अ मेयर एक्नॉलेजमेंट फॉर द रिसिप्ट ऑफ द गुड्स. समझ आ गई बात? आगे क्या दिया देखो, शेयर सर्टिफिकेट. शेयर सर्टिफिकेट क्या होता है भाई? शेयर सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स में नहीं लिया जाता. इट इज अ ओनली डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल ऑफ गुड्स. शेयर सर्टिफिकेट क्या है? डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल ऑफ गुड्स. अब तो आते ही नहीं है. अब तो हमारे शेयर्स क्या होते हैं? डीमेट फॉर्म में होते हैं, है ना. पहले आया करते थे जब फिजिकल शेयर्स होते थे, तो उस समय क्या होता था, जैसे मान लो शेयर सर्टिफिकेट है बेटा, उसमें क्या लिखा होता था? ये मेंबर का लेजर फोलियो नंबर है, ये उसका नाम है, इस कंपनी के उसके पास इतने शेयर्स हैं और पार्टली पेड अप है या फुल्ली पेड अप है, इसकी इंफॉर्मेशन होती थी. इट वॉज अ डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल ऑफ गुड्स. इससे पता चल जाता था कि इस बंदे के पास इस कंपनी के इतने शेयर्स हैं. एग्रीड और नॉट बताओ? इट इज अ डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल ऑफ गुड्स, नॉट अ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स. क्यों? अगर शेयर सर्टिफिकेट के पीछे मैंने साइन कर दिया और इसकी डिलीवरी आपको दे दी, तो क्या आप मेरी जगह शेयर होल्डर बन पाओगे? नहीं बन पाओगे. और तुमने अभी अभी पढ़ा था, इट कैन बी ट्रांसफर्ड बाय एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी. याद आ रहा है? क्या शेयर सर्टिफिकेट को एंडोर्समेंट डिलीवरी से ट्रांसफर किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता. इट्स नॉट अ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स, इट्स ओनली अ डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल ऑफ गुड्स. शेयर होल्डर तो वही रहेगा जिसका नाम कंपनी के रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में आ रहा है. बैक साइड पे साइन करने से शेयर सर्टिफिकेट ट्रांसफर नहीं होता. क्या चीज दी है देखो यहाँ पे, पढ़ लो अब एक बार. मेट रिसिप्ट के लिए क्या दिया? इट इज अ मेयर एक्नॉलेजमेंट फॉर द रिसिप्ट ऑफ द गुड्स. शेयर सर्टिफिकेट के लिए इट इज अ डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल ऑफ गुड्स. इट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड बाय एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी. कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड बाय एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी. इसको ये इस पे पूछा जा सकता है 2 मार्क्स का क्वेश्चन, डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल वाले पे. अकाउंट्स का पेपर था कल, मैंने सुना काफी इजी आया है ना. आप देखो अपने लॉ का कैसा आता है, वो कल देखे आएंगे. अभी तो आज डाउट्स आएंगे. चलो देखते हैं, है ना. डॉक वारंट मतलब होता है सी पोर्ट का केयर टेकर एक सर्टिफिकेट देता है, इस बंदे का सामान इस समय शिप के थ्रू मेरे सी पोर्ट पे लैंड हुआ था, उसका सर्टिफिकेट है ये, इंक्लूडेड इन डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ. आई थिंक समझ आ गया ना सारा यहाँ तक. तुमने क्या कर लिया वो सुनो. तुमने देखो डेफिनेशन पूरी कवर कर ली. इसको एक बार आईसीआई से भी ले लो तो पूरा टॉपिक ही कंप्लीट हो जाए. जैसे तुम्हारे ना आईसीआई में जो दिया हुआ है ना, उससे बेटर करा दिया मैंने तुम्हें. एक बार यहाँ पे देखो, लेकिन मैं बता देती हूँ, एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ हम कर सकते हैं. ये देखो मैंने कैसे कराया वो देख लो एक बार. मैंने पहला पॉइंट इसका बनाया, एनी डॉक्यूमेंट यूज्ड इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, बात है नहीं क्लास, एज अ प्रूफ ऑफ पोजीशन और कंट्रोल ओवर द गुड्स. यही पॉइंट था अपना पहला. फिर हमने लिया इट कैन बी ट्रांसफर्ड बाय एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी, ये पढ़ा था. फिर हमने इसके एग्जाम्पल्स दिए थे, ये आ रहे ना सारे एग्जाम्पल. ये क्या कर रहा है आईसीआई, पहले भी एग्जाम्पल दे रहा है, फिर सारे एग्जाम्पल दोबारा दे रहा है. 2-2 बार एग्जाम में देने का किसके पास टाइम होता है? और स्टार्टिंग अपन एग्जाम्पल से थोड़ी ना करेंगे, आईसीआई के पास तो है मैटर को देगा 2 बार. पहले नॉर्मल समझाएगा सेक्शन, उसके बाद क्या एनालिसिस. ठीक है, तो अपने पास उतना टाइम नहीं है, उसको एग्जाम पास नहीं करना ना, अपन को एग्जाम पास करना है. 3 घंटे में कॉपी में आंसर देके आने हैं. ठीक है, तो 2-2 बार एग्जाम्पल नहीं आएंगे, तो मैंने यहाँ से एग्जाम्पल हटा दिए, ये वाले चलने दिए, है ना. इसके बाद में क्या लिया कि ये जो लिस्ट है इट इज ओनली इलस्ट्रेटिव नॉट एग्जॉस्टिव. मतलब अदर्स में ऑल्सो बी इंक्लूडेड, अदर्स में ऑल्सो बी इंक्लूडेड. कोई भी डॉक्यूमेंट जो ऊपर दी गई कैरेक्टरिस्टिक को पूरा कर दे उसे डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स माना जाएगा. ये सिर्फ एग्जाम्पल के लिए एक लिस्ट दी गई है आपको, इट्स नॉट अ कंप्लीट लिस्ट. मतलब क्या कहना चाहते हैं, द डेफिनेशन इज इंक्लूसिव, अदर्स में ऑल्सो भी. डेफिनेशन कैसी है हमारी? इंक्लूसिव, और भी इसमें शामिल हो सकते हैं. 2 तरीके की डेफिनेशन होती है, एक तो इंक्लूसिव और एक होता है एग्जॉस्टिव. एग्जॉस्टिव मतलब जितना लिखा है उसके आगे एक शब्द भी नहीं आएगा,
इंक्लूसिव मतलब और भी आ सकते हैं, अदर्स में ऑल्सो भी इंक्लूडेड। एनी डॉक्यूमेंट विच हैज द अबव कैरेक्टरिस्टिक वो इस कैटेगरी में आ जाएगा, ठीक है। किसको नहीं लेते, बात आ गई अब मेट रिसिप्ट की। मेट रिसिप्ट इज नॉट अ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स। बिल ऑफ लेडिंग तो होता है, मेट रिसिप्ट नहीं होता, एज इट इज मेयरली एन एक्नॉलेजमेंट फॉर द रिसिप्ट ऑफ द गुड्स। डिफरेंस बिटवीन डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल ऑफ गुड्स, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स। ये पता नहीं क्यों मेरा इंट्यूशन आता है, इस पे कभी भी 2 नंबर का क्वेश्चन बनाया जा सकता है, अभी आया नहीं है। ये शेयर सर्टिफिकेट वाला पॉइंट अच्छा है, कभी भी पूछा जा सकता है। क्या दे रखा है, शेयर सर्टिफिकेट क्या है, डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल है, नॉट अ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। इट मेयरली शोज दैट जिस पर्सन का नाम दिया हुआ है इज एंटाइटल टू द शेयर्स रिप्रेजेंटेड इन इट। ये बताता है ना कि भाई इस बंदे के पास इस कंपनी के इतने शेयर्स है ना, बट इट डज नॉट अलाउ दैट पर्सन टू ट्रांसफर द शेयर बाय एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी। दैट्स व्हाई इट्स ओनली अ डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल ऑफ गुड्स, नॉट अ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स। यहां तक कोई दिक्कत है तो बताओ, एक बार रीड आउट लगा लो इसको एक बार वापस। शॉर्ट नोट की फॉर्म में आए तो कर सकते हो कि नहीं कर सकते, थ्योरी आएगा प्रैक्टिकल। पीडीएफ से भी ले सकते हो, ये वाला पॉइंट एग्जैक्टली सेम सही है ना। अच्छा अब आगे चलते हैं, देखो डेफिनेशन में अब छोटी छोटी डेफिनेशन जो बची है उनको और देख लो, सारी तो करनी नहीं है। स्टार्ट करो कहाँ से, डेफिनेशन वाले पार्ट से। पेज नंबर कौन सा, स्कोप वगैरह कुछ पढ़ना नहीं है, 2.2 पे आ जाओ। 2.2 में डेफिनेशन आ रही है, बायर सेलर की डेफिनेशन तुम्हें याद नहीं करनी, मैं सिर्फ बता देती हूँ। बायर इज अ पर्सन हु बाइज द गुड्स और एग्रीज टू बाय द गुड्स। सेलर इज अ पर्सन हु सेल्स द गुड्स और एग्रीज टू सेल द गुड्स। अब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल की डेफिनेशन याद करो, ट्रांसफर्स और एग्रीज टू ट्रांसफर। तो ये बायर सेलर की डेफिनेशन भी उसी तरीके से बनी है, एक लाइन अंडरलाइन कर लो। बायर मीन्स अ पर्सन हु बाइज और एग्रीज टू बाय द गुड्स, सेलर इज अ पर्सन हु सेल्स और एग्रीज टू सेल द गुड्स, बस। नेक्स्ट गुड्स हम कर चुके हैं ना, गुड्स की डेफिनेशन पढ़ ली 2.7 वाली और उसके टाइप्स भी पढ़ लिए। फिर आ गया नेक्स्ट हमारा टॉपिक डिलीवरी, उसकी डेफिनेशन 2.2 सेक्शन और उसके टाइप्स पढ़ लिए। फिर आया डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स 2.4 पढ़ लिया, अभी अभी कराया आपको, है ना। अब आओ इधर मर्केंटाइल एजेंट। मर्केंटाइल एजेंट में लिखना लर्न इट, यहां काम नहीं आएगा, कहाँ आएगा, यूनिट नंबर 3 या 4 में काम आएगा, इसलिए मर्केंटाइल एजेंट की डेफिनेशन याद करनी है। क्या लिखा है भाई, ये कस्टमरी कोर्स ऑफ बिजनेस या ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में अपने प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट करता है। मर्केंटाइल एजेंट कौन होता है, बिजनेस एजेंट ही तो होता है ना बेटा। ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में अपने प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट करता है कि नहीं करता है बताओ। इसके पास 4 काम करने की अथॉरिटी होती है, क्या, ही कैन बाय द गुड्स, ही कैन सेल द गुड्स, ही कैन कंसाइन द गुड्स, ही कैन बोरो मनी बाय प्लेजिंग द गुड्स। गुड्स को खरीद सकता है, बेच सकता है, कंसाइन कर सकता है और गिरवी रख करके पैसे उधार ले सकता है। ये 4 काम करने की अथॉरिटी किसके पास है, मर्केंटाइल एजेंट के पास है। बहुत सारे इसके एग्जांपल है, इवन द पार्टनर्स आर मर्केंटाइल एजेंट, ऑक्शनियर भी मर्केंटाइल एजेंट। डेल क्रेडियर एजेंट वर्ड सुना है, अगर जिन लोगों ने उधारी पे सामान लिया है पैसे नहीं देंगे तो मैं दे दूंगा। अंडर राइटर वर्ड सुना है, ऑल दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ मर्केंटाइल एजेंट। फैक्टर भी यही होता है, सब यही है। ब्रोकर होता है वो भी दलाल, मर्केंटाइल एजेंट। शेयर्स खरीदते हो बेचते दोनों साइड ब्रोकरेज देते हैं कि नहीं देते हैं, देते हैं ना। अब मर्केंटाइल एजेंट में याद क्या करोगे, इट मींस एन एजेंट हु इज इन द कस्टमरी कोर्स ऑफ बिजनेस हैज अथॉरिटी। ऐसा एजेंट जिसके पास ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में 4 काम करने की अथॉरिटी है। पहला क्या देखो, ही कैन सेल द गुड्स, ही कैन कंसाइन द गुड्स, ही कैन बाय द गुड्स, he can raise money on the security of the goods, that is borrow money by pledging the goods। गुड्स को गिरवी रख के पैसे उधार ले सकता है। 4 काम करने की अथॉरिटी जिस बंदे के पास है वो मर्केंटाइल एजेंट, याद रहेगा। तो ये हमने मर्केंटाइल एजेंट पढ़ लिया। प्रॉपर्टी याद नहीं करना, सिर्फ क्या करना है, एक लाइन, प्रॉपर्टी मींस ओनरशिप, और यहां हमें किसकी बात करनी है, जनरल प्रॉपर्टी। याद करो डिफरेंस पढ़ा बेलमेंट और सेल में, तो वहां वर्ड आया था सेल में जनरल प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है,
ओनरशिप ट्रांसफर होती है। बेलमेंट में पढ़ा सिर्फ पोजीशन ट्रांसफर होता है, ओनली द स्पेशल प्रॉपर्टी। याद आ रहा है कुछ ऐसा? तो हमारे यहाँ सेल में हमेशा क्या ट्रांसफर होगी? ओनरशिप की बात चल रही होती है ना। अब देखो क्या जनरल है क्या स्पेशल है, डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। एक बंदे ने अपना सोना गिरवी रखा बेटा साहूकार के पास, तो जो बंदा अपना सोना गिरवी रख रहा है उसके लिए तो स्पेशल प्रॉपर्टी है या नहीं है बताओ? उसका सोना है। और साहूकार के लिए रोज का काम है, उसके लिए क्या है? ये समझ आई चीज की नहीं आई बताओ? तो अपना एक्ट सिर्फ किसके पे लगता है? जनरल प्रॉपर्टी पे लगता है, स्पेशल पे नहीं लगता है। हमें ज्यादा कुछ नहीं याद करना, सिर्फ इतना सा याद रखना, प्रॉपर्टी का मतलब क्या है यहाँ पर? ओनरशिप। और ओनरशिप में क्या आएगी? सिर्फ जनरल प्रॉपर्टी, खत्म, और नहीं लेना। इसके बाद इंसॉल्वेंट हर जगह पढ़ते आ रहे हैं, डेफिनेशन वैसे याद करने की जरूरत नहीं है। अ पर्सन हु इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस इज अनेबल टू पे हिज डेब्ट। जो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में अपने ऋणों का भुगतान नहीं कर सकता वो दिवालिया है। क्या लैंग्वेज है? देखो, पर्सन इज सेड टू बी इंसॉल्वेंट, सीजेस टू पे द डेब्ट इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। ठीक है, तो उसको क्या बोल देते हैं? इंसॉल्वेंट। प्राइस की डेफिनेशन कर लेते हैं। प्राइस का मतलब है मॉनेटरी कंसिडरेशन, मनी कंसिडरेशन। मतलब सम सॉर्ट ऑफ पेमेंट हैज टू बी इन द फॉर्म ऑफ मनी। इट कैन नॉट बी टोटली इन द गुड्स, बार्टर बन जाएगा। कैन नॉट बी फ्री ऑफ कॉस्ट, गिफ्ट बन जाएगा। तो प्राइस हैज टू बी इन द फॉर्म ऑफ मनी। इट कैन बी पार्टली इन गुड्स पार्टली इन मनी, बट इट कैन नॉट बी टोटली इन द फॉर्म ऑफ गुड्स। टोटली करते ही बार्टर बन गया है ना। तो सम सॉर्ट ऑफ पेमेंट हैज टू बी इन मॉनेटरी टर्म्स। मनी कंसिडरेशन फॉर द सेल ऑफ द गुड्स इज प्राइस। क्वालिटी नहीं करना। सेल एग्रीमेंट टू सेल पढ़ा दिया, डिफरेंसेस करा दिए सारे, है ना। अब आ गया सेक्शन पार्ट। सेक्शन पार्ट में क्या आएगा? सेक्शन नंबर 4 में हमें बताया गया था कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल की डेफिनेशन। अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर बाय सेलर ट्रांसफर्स और एग्रीज टू ट्रांसफर प्रॉपर्टी इन गुड्स टू द बायर फॉर अ प्राइस। पढ़ा था ना, वो सेक्शन नंबर 4 था। अब हमें उसके आगे पढ़ाएगा सेक्शन से, सेक्शन नंबर 5 के बारे में। अच्छा, बहुत अच्छा तरीका बताऊंगी याद करने का, भूलोगे नहीं। सेक्शन 5 में दिए हुए हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, हाउ मेड, मोड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, कैसे किया जा सकता है। अच्छा, अगर आपको गुड्स का पेमेंट करना है या गुड्स की डिलीवरी लेनी है या देनी है, ठीक है, तो 3 ही तरीके होते हैं बेटा। अगर मैं शॉर्ट में बात करूं 3 ही तरीके, या तो तुरंत दे दो, भविष्य में दे दो, या इंस्टॉलमेंट में। सही कह रही हूँ कि नहीं कह रही हूँ बताओ? तो ये 3 चीज आ गई ना तो पूरा सेक्शन याद हो जाएगा। 7 पॉइंट याद करेंगे, 6 करेंगे या 7 करेंगे, 6 या 7 पॉइंट्स है और पूरे कवर हो जाएंगे हमारे। क्या है इसके अंदर ये देखो। पहले पॉइंट में तो जनरल लिखा ना कि ये भी एक कॉन्ट्रैक्ट है, तो देयर विल बी ऑफर टू बाय और सेल बाय वन पार्टी एंड एक्सेप्टेंस बाय द अदर पार्टी। ये तो हो गया जनरल पॉइंट, है ना। इसके बाद क्या दोगे? देखो, पेमेंट इमीडिएटली, डिलीवरी इन फ्यूचर। ठीक है, डिलीवरी, पेमेंट फ्यूचर में, डिलीवरी इमीडिएटली। देखो मेरी तरफ से सुन लो एक बार और इजी करके बता दो, रुको। फर्स्ट पॉइंट तो क्लियर है ना। दूसरा पॉइंट क्या कहता है? पेमेंट तुरंत कर दो, डिलीवरी इन फ्यूचर। ठीक है, डिलीवरी तुरंत कर दो, पेमेंट इन फ्यूचर, बोथ इमीडिएटली, बोथ इन फ्यूचर, बोथ इन इंस्टॉलमेंट। 5 पॉइंट बनेंगे कि नहीं बनेंगे बताओ मुझे? इसी से मैंने 5 पॉइंट बना दिए। टोटल इस पॉइंट में तुम्हें 6 पॉइंट्स याद करने हैं। पहला कॉमन पॉइंट, ऑफर टू बाय और सेल बाय वन पार्टी, एक्सेप्टेंस बाय अदर पार्टी। फिर क्या बोलूंगी? पेमेंट इमीडिएटली, डिलीवरी इन फ्यूचर, डिलीवरी इमीडिएटली, पेमेंट इन फ्यूचर, बोथ इमीडिएटली, बोथ इन फ्यूचर, बोथ इन इंस्टॉलमेंट। लर्न हो गया तुम्हें सेक्शन नंबर 5? नहीं बिलीव हो रहा? कर लो अभी, टैली करते बुक से। चलो 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 कर लेते हैं। बच्चों को डर लगता है ना थ्योरी से, तो बताना पड़ता है। कहाँ आ जाओ सीधे? एनालिसिस पार्ट। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हाउ मेड की एक कैटेगरी चल रही है। एनालिसिस पार्ट में क्वेश्चन आ सकता है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल किस किस तरीके से किया जा सकता है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में बी मेड इन फॉलोइंग मोड्स। पहला देखो सेम है कि नहीं है, यही बताया था। अब देखो, इमीडिएट डिलीवरी ऑफ गुड्स, आगे ऐड करो, बट इट इज एग्रीड टू पे इन फ्यूचर।
अभी समझ आ जाएगा क्यों ऐड कराया है। बट इट इज एग्रीड टू मेक पेमेंट इन फ्यूचर, ऐसे भी लिख सकते हैं, एग्रीड टू मेक पेमेंट इन फ्यूचर, मतलब डिलीवरी इमीडिएटली, पेमेंट इन फ्यूचर। अब नेक्स्ट पढ़ो, इमीडिएट पेमेंट ऑफ प्राइस, डिलीवरी फ्यूचर, आ गया, दोनों इमीडिएटली आ रहा है। नेक्स्ट पॉइंट, दोनों फ्यूचर में, दोनों इंस्टॉलमेंट में आ रहा है, दोनों इमीडिएटली, बोथ इन इंस्टॉलमेंट, बोथ इन फ्यूचर। यही थे कि नहीं थे, बता दो मुझे एक बार। अब आप बोलोगे मैम वहां पे लिखवाया क्यों, ये पढ़ लो। अब तुम देखो यहाँ जो पॉइंट नंबर बोथ इमीडिएटली वाला पॉइंट है ना, पॉइंट नंबर 4 देखो, अगर डिलीवरी और पेमेंट दोनों तुरंत हो रहे होते तो पॉइंट नंबर 4 में आ जाता कि नहीं आ जाता? आ जाता ना। इसका मतलब ये पॉइंट नंबर 2 में क्या कहना चाहता है कि डिलीवरी तो इमीडिएटली हो रही है लेकिन पेमेंट फ्यूचर में होगा। वरना इसमें और फोर्थ पॉइंट में डिफरेंस क्या रह जाता, बताओ मुझे। सेम हो जाते कि नहीं हो जाते, बताओ मुझे। अरे दोबारा देख लो, है ना। पहला पॉइंट क्या कहता है, ऑफर टू बाय और सेल बाय वन पार्टी, एक्सेप्टेंस बाय अदर पार्टी। फिर मैंने बोला डिलीवरी इमीडिएटली, पेमेंट इन फ्यूचर, पेमेंट इमीडिएटली, डिलीवरी इन फ्यूचर, बोथ इमीडिएटली, बोथ इन फ्यूचर, बोथ इन इंस्टॉलमेंट। खत्म, आई थिंक लर्न हो गया, बस खत्म। अब आ जाओ सेक्शन नंबर 6 पे। छोटे छोटे से सेक्शन है, हंसते फिरते याद होंगे। आ जाओ सेक्शन नंबर 6, सब्जेक्ट मैटर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का गुड्स होते हैं। हमने पढ़ा था ना, हमारा एक्ट किस पे लगेगा, गुड्स पे लगेगा, सर्विसेज पे नहीं लगेगा। सीपीटी वाले बच्चों को एक ही लाइन याद कराती थी, सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑलवेज गुड्स, खत्म बात। उन्हें आगे पढ़ना ही नहीं होता था। अब तुम्हारा क्या है पेपर, सब्जेक्टिव। तुम्हें तो क्या दे के आने हैं, 3 पॉइंट। और वो 3 पॉइंट इसने कैसे बनाए वो सुनो। पहले पॉइंट में बात करेगा किसके बारे में, एग्जिस्टिंग और फ्यूचर गुड्स के बारे में। subject matter of contract of sale of goods is subject matter of contract of sale is goods can be either existing goods or it can be future goods। अब बेचारा contingent कहाँ जाएगा, रुक जाओ भाई, आ रहा है सेकेंड नंबर पॉइंट में, क्या आ गया, contingent goods। there can be an agreement for the sale of the contingent goods whose acquisition depends on happening or not happening। ठीक है, अब तीनों टाइप कवर हो गए। अब ये थर्ड क्यों बनाया, अब देखो एक फ्रेज डालेगा, थोड़ी इंग्लिश झाड़ने की इच्छा होगी थी इसकी। प्रेजेंट सेल ऑफ फ्यूचर गुड्स, अब प्रेजेंट सेल ऑफ फ्यूचर गुड्स तो देखो हो ही नहीं सकती। फ्रेज कहना क्या चाहता है, देखो आज के दिन आप एग्रीमेंट कर रहे हो और गुड्स बनेंगे हमारे फ्यूचर में, इट इज प्रेजेंट सेल ऑफ फ्यूचर गुड्स, प्रेजेंट सेल ऑफ फ्यूचर गुड्स। क्या यहाँ कभी सेल हो सकती है, इट विल ऑलवेज बी एग्रीमेंट टू सेल, है ना। क्या लिखा है, इफ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज फॉर प्रेजेंट सेल ऑफ फ्यूचर गुड्स इट विल अमाउंट टू एग्रीमेंट टू सेल। कोई डिफरेंस नहीं है, फ्रेज बनाना था इसको। प्रेजेंट सेल ऑफ फ्यूचर गुड्स है तो वो कभी प्रेजेंट में तो हो ही नहीं सकती ना, कब होगी, फ्यूचर में। तो ये एग्रीमेंट टू सेल ही हो सकता है, सेल तो हो ही नहीं सकता ना। एक फ्रेज है, कैसे देखो, इफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज फॉर द प्रेजेंट सेल ऑफ फ्यूचर गुड्स इट विल अमाउंट टू एग्रीमेंट टू सेल। लाइन याद करनी है, सीधी बात बोल देते। ठीक है, 3 पॉइंट। पहले में क्या बात करेंगे, सब्जेक्ट मैटर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के गुड्स एग्जिस्टिंग और फ्यूचर। सेकंड, गुड्स कंटिंजेंट भी हो सकते हैं, डिपेंड्स ऑन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग। तीसरा बोलेगा इफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ए सेल इज फॉर प्रेजेंट सेल ऑफ फ्यूचर गुड इट विल अमाउंट टू एग्रीमेंट टू सेल। खत्म बात, सेक्शन 6 कंप्लीट। ले लेते हैं एक बार आईसीआई से। अब आ गया हमारा सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। 3 पॉइंट आ गए, देखो। फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है, पढ़ो। अब मैं नहीं भी कराऊं तो तुम कर लोगे। गुड्स विच फॉर्म द सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल मे बी आइदर एग्जिस्टिंग गुड्स और फ्यूचर गुड्स। एग्जिस्टिंग गुड की डेफिनेशन पढ़ाई थी, ओनरशिप और पोजीशन किसके पास होता है, सेलर के पास। तो वो आगे देखो, एग्जिस्टिंग की डेफिनेशन है इसमें, इसने कुछ नया थोड़ा ना दिया है। एग्जिस्टिंग की डेफिनेशन में था ना, गुड्स विच आर इन एग्जिस्टेंस एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ओनरशिप एंड पोजीशन विद द सेलर। लिखा हुआ है पीडीएफ में, साफ साफ ये लाइन आ रही है वहां पे। अब सेकंड पॉइंट पे आओ। There should may be a contract for the sale of goods, the acquisition of which by seller depends on contingency, may happen or may not happen, may or may not happen। contingent goods की बात चल रही है, सही है। आगे क्या दिया इसने,
Contract of sale, the seller proposed to perfect a present sale of future goods. It will operate as agreement to sell. पूरी पूरी डिट्टो लैंग्वेज करोगे तो दिक्कत आएगी थर्ड पॉइंट की. बस सीधे सीधे बता दिया. Where there is a contract for the sale of goods, present sale of future goods, it will amount to agreement to sell. I think clear है ना. क्या कवर किया? सेक्शन नंबर 6. 5 कवर कर लिया, 6 कवर कर लिया. आप किस पे आएंगे? 7 और 8 एक साथ लेंगे. दो सेक्शन 7 और 8. और 7 और 8 का टॉपिक सेम है. क्या कहते हैं? डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर. ये देखो कंपैरिजन की फॉर्म में याद करेंगे. दोनों सेक्शन हमें एक साथ याद हो जाएंगे. सेक्शन नंबर 7, सेक्शन नंबर 8 दोनों ही किससे डील करते हैं? डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर. मतलब दोनों में ही सब्जेक्ट मैटर गुड्स है. अभी पढ़ा सेक्शन 6 में सब्जेक्ट मैटर क्या है तुम्हारे? गुड्स. इसका मतलब सेक्शन 7 सेक्शन 8 में दोनों में गुड्स डिस्ट्रॉय हो जाएंगे. दोनों में गुड्स डिस्ट्रॉय हो जाएंगे. अब ये दो सेक्शन अलग अलग बनाने की जरूरत क्या पड़ी वो सुनो. डिफरेंस क्या है दोनों के बीच में और क्या सिमिलैरिटीज है वो देखते हैं. सेक्शन 7 सेक्शन 8 दोनों के दोनों लगते हैं स्पेसिफिक गुड्स पे. कॉमन थिंग दोनों ही हमारे सेक्शन किस पे एप्लीकेबल है? स्पेसिफिक गुड्स पे एप्लीकेबल है. फिर देखो सेक्शन 7 कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल से पहले गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए. कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल किया गया उससे पहले गुड्स डिस्ट्रॉय हो चुके हैं. तो कौन सा लगेगा? सेक्शन नंबर 7. सेक्शन 8 क्या कहता है? एग्रीमेंट करने के बाद में और ये सेल में कन्वर्ट होता है उससे पहले क्या हो गए? गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए. ये किस में जाएंगे? सेक्शन नंबर 8 में. समझ आई बात की नहीं आई बताओ. अब इसमें क्या दिया हुआ है देखो. सेक्शन 7 की लैंग्वेज कहती है सेलर की जानकारी के बिना गुड्स डिस्ट्रॉय होंगे विदाउट द नॉलेज ऑफ सेलर. सेक्शन 8 की लैंग्वेज बोलेगी दोनों पार्टी में से किसी पार्टी की गलती नहीं है और गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए. They are no longer according to their description. The contract is hereby avoided. That is contract becomes void. दोनों में ही कॉन्ट्रैक्ट void होगा. जब गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर. कॉन्ट्रैक्ट एक्ट याद करो. डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर कॉन्ट्रैक्ट void ही होता है. जब सब्जेक्ट मैटर ही डिस्ट्रॉय हो गया तो कॉन्ट्रैक्ट तो void ही होगा कि नहीं होगा बताओ. तो दोनों में ही कॉन्ट्रैक्ट क्या है तुम्हारा? void. दोबारा सुनो लैंग्वेज बताऊं अब कैसे करोगे. लैंग्वेज सुनो. Where there is a contract for the sale of specific goods and the goods before the contract of sale without the knowledge of seller are destroyed or no longer according to their description, the contract is hereby avoided becomes void. Contract क्या बन जाएगा? void. दूसरा सुनो यहाँ पे. If there is an agreement for the sale of specific goods and the goods after the agreement but before the sale without the fault of either party are destroyed no longer according to their description, contract is avoided will become void. एक एक एग्जाम्पल दोनों का है ना. पहले किसका? सेक्शन 7 का. सेक्शन 7 देखो क्या है. पहले दिया हुआ एग्जाम्पल है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में. सुनो ए अपना एक स्टेबल का ओनर है. अपना एक घोड़ा बेच रहा है किसको? बी को. और जिस समय वो हॉर्स को बेच रहा है उस समय घोड़ा स्टेबल में मर चुका है. ए को पता नहीं है क्योंकि उसने वहां पे केयर टेकर रख रखा था. याद करो इम्पॉसिबिलिटी वाले पॉइंट में दिया था. तो विदाउट नॉलेज ऑफ सेलर गुड्स एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डिस्ट्रॉय हो चुके हैं. कवर्ड अंडर सेक्शन नंबर 7. कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड. अब बात करो यहाँ पे आ जाओ सेक्शन नंबर 8 में. देखो क्या एक्वेरियम को बेचने के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया. एग्रीमेंट किया फॉर द सेल ऑफ एक्वेरियम. जानते हो ठीक है. एग्रीमेंट तो कर लिया लेकिन फिर क्या आया? कोई साइक्लोन आ गया, अर्थक्वेक आ गया, कोई भी नेचुरल कैलेमिटी और वो एक्वेरियम इससे पहले की सेल में कन्वर्ट होता है. एग्रीमेंट डिस्ट्रॉय हो गया. किसी पार्टी की कोई गलती थी क्या? नहीं थी ना. फ्लड साइक्लोन अर्थक्वेक इनमें किसी की कोई गलती थोड़ी ना होती है. द कॉन्ट्रैक्ट इज हियर बाय अवॉइडेड बिकम्स वॉइड. कॉन्ट्रैक्ट क्या बन जाएगा अपना? वॉइड. समझ आई बात की नहीं है बताओ. ये दो सेक्शन बनाए हैं. किसके बनाए हैं? डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर. दोनों में क्या होगा? गुड्स डिस्ट्रॉय होंगे. चलो अब एक बार देखो आईसीआई से. मैंने डिफरेंस करके बताया ताकि तुम्हें समझ में आए कि दोनों में अंतर क्या है. थ्योरी लैंग्वेज तो तुम्हें वहां भी मिलने वाली है आईसीआई में. अब ये आ रहा है 7 और 8. अब 7 और 8 में इनको अलग से हेडिंग डालनी चाहिए थी पहले तो. डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर कि दोनों ही सेक्शन किसके हैं? गुड्स डिस्ट्रॉय होंगे दोनों सेक्शन में. 7 में भी और 8 में भी. पहले बात करेंगे सेक्शन नंबर 7 की. गुड्स पेरिशिंग बिफोर द मेकिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है उससे पहले ही गुड्स डिस्ट्रॉय हो चुके. एक तरीके से इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी का एग्जांपल है ये.
क्या लिखा है देखो, वेयर देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल ऑफ कैसे गुड्स, स्पेसिफिक गुड्स, कॉन्ट्रैक्ट क्या बन जाएगा, वॉइड, अगर विदाउट नॉलेज ऑफ द सेलर, ठीक है, गुड्स पेरिश हो गए, डैमेज हो गए, नो लॉन्गर अकॉर्डिंग टू देयर डिस्क्रिप्शन। सारी चीजें आ गई कि नहीं आ गई बताओ मुझे। ठीक है, इसमें क्या दिया है देखो, ए एग्री करता है कि 50 बैग्स ऑफ वीट बेचेगा जो कि उसके गोडाउन में रखे हैं, लेकिन वो कर रहा है, उसको तो पता ही नहीं है कि वो तो पहले से ही वहां पर पानी भर गया और वो गुड्स डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी वॉइड हो जाएगा। ऐसा एग्जाम्पल इन्होंने बनाया है, लेकिन मेरे वाला एग्जाम्पल इससे बेटर था कि नहीं था? समझ आई बात की नहीं आई बताओ? क्योंकि दोनों पार्टीज को इन्होंने बोला जानकारी नहीं है, विदाउट नॉलेज है। मैंने आपको वहां विदाउट नॉलेज और सेलर पर्टिकुलरली बता दिया कि हॉर्स जो है वहां पे मर चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्या आया देखो, अब आ रहा है अपना एग्रीमेंट के बाद में और सेल से पहले गुड्स डिस्ट्रॉय होंगे। देखो कहते हैं गुड्स पेरिशिंग बिफोर सेल बट आफ्टर एग्रीमेंट टू सेल। क्या लिखा है देखो, वेयर देयर इज एन एग्रीमेंट टू सेल द गुड्स, कैसे गुड्स, दोनों में गुड्स स्पेसिफिक है, बात की थी हमने, और बाद में गुड्स क्या है, बिना किसी पार्टी की गलती के, ना तो सेलर ना बायर, किसी की गलती नहीं है, पेरिश हो जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए, नो लॉन्गर अकॉर्डिंग टू देयर डिस्क्रिप्शन, द कॉन्ट्रैक्ट इज हियर बाय अवॉइडेड, बिकम्स वॉइड। अब ये फालतू की चीज लिखी है, इसको मत करना, फ्यूचर गुड्स कभी स्पेसिफिक होते ही नहीं है। ये तो सही है कि भाई कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट तो वॉइड होगा ही होगा, जहां डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर है कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है, चाहे 7 में जाए चाहे 8 में जाए, दोनों ही केस में। यहां तक समझ आया कि नहीं आया ये बता दो मुझे। ठीक है, इसके बाद हमारे बचे 2 सेक्शन, कौन से, 9 और 10। इस यूनिट में अब जो अपना चल रहा है ये लास्ट टॉपिक आएगा, 9 और 10, असर्टेनमेंट ऑफ प्राइस। असर्टेनमेंट ऑफ प्राइस समझा तो आज मैं दूंगी आपको। असर्टेनमेंट मतलब फिक्सेशन ऑफ प्राइस, आप डिसाइड कर रहे हो प्राइस कितना लगेगा, क्या डिसाइड कर रहे हैं कि प्राइस कितना पे करना है ना। प्राइस को फिक्स करने के लिए 2 सेक्शन, कौन से, 9 और 10, है ना। अब देखो इसमें सेक्शन नंबर 9 ने बोला प्राइस को फिक्स करने के 3 तरीके हैं। पहला तरीका, पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट में लिखवा दें, पार्टीज ने कॉन्ट्रैक्ट में लिखवा दिया पर पीस की रेट 10 रुपीज लगेगी तो 10 रुपये ले लेंगे। प्राइस फिक्स करने का पहला तरीका, सबसे आसान तरीका, कॉन्ट्रैक्ट में पार्टीज खुद लिखवा दें कि कितना प्राइस लगेगा। क्लियर है क्या बताओ बेटा। दूसरा तरीका, इन द मैनर गिवन इन द कॉन्ट्रैक्ट फिक्स बाय द कॉन्ट्रैक्ट दैट इज बाय वैल्यूअर। थर्ड पार्टी, कैसे, मेरे पास गोल्ड रिंग है, कुछ फर्स्ट यूनिट याद करो कॉन्ट्रैक्ट की, ठीक है, ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, सारी बातें सही है, बस एक प्राइस के बारे में डिस्कशन नहीं हुआ तो वैलिड होगा। कहा था ना कि भाई रीजनेबल प्राइस, जो भी मार्केट प्राइस है वो लगेगा, है ना। प्राइस कैन बी डिसाइडेड इवन बाय अ थर्ड पार्टी। एक फर्स्ट यूनिट के अंदर आई थिंक क्वेश्चन आया है कि ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है और बोला गया है प्राइस सी डिसाइड करेगा, तो ऐसा पॉसिबल है क्या, आपने बोला हाँ ऐसा वैलिड है, ऐसा हो सकता है। कैसे, देखो वैल्यूअर, वैल्यूअर कौन होता है, जो अपने फील्ड का एक्सपर्ट है। मेरे पास एक गोल्ड रिंग है तो मुझे पता करना है इसका मार्केट वैल्यू कितनी है, किसके पास जाऊंगी बेटा, ज्वेलर के पास जाऊंगी, सुनार के पास जाऊंगी, और वो जो वैल्यू बताएगा वो मैं ले लूंगी कि नहीं ले लूंगी, वही मान लेंगे ना। यही दिया, इन द मैनर फिक्स बाय द कॉन्ट्रैक्ट। ए और बी ने आपस में कॉन्ट्रैक्ट किया, मैंने बोला कि मैं अपनी गोल्ड रिंग आपको बेच दूंगी, प्राइस, प्राइस तो भाई वो ज्वेलर जो बताएगा ना वो ले लेंगे, उस ज्वेलर पे मैं और आप दोनों विश्वास करते हैं। इट इज पॉसिबल इन द मैनर फिक्स्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट दैट इज बाय द थर्ड पार्टी। वो सुनार थर्ड पार्टी तो है, और उसी के लिए वर्ड क्या यूज किया है, वैल्यूअर। ये अभी आगे आएगा घूम फिर के वापस से सेक्शन 10 में, इसके लिए अलग सेक्शन बनाया है, एक बार कॉमन में डाला है, बाद में निकाल के अलग और करेंगे। पहला क्या बोला, कॉन्ट्रैक्ट में पार्टीज लिखवा दे, दूसरा वैल्यूअर डिसाइड कर दे, अब तीसरा क्या बोलता है, इन कोर्स ऑफ डीलिंग। मैंने पहले भी बेटा आपके साथ डील किया है, लास्ट टाइम मैंने आपके साथ डील किया था ना, तो आपने मुझे 10 रुपीज पर पीस के हिसाब से गुड्स दिए थे। अब मैं दोबारा आपसे डील कर रही हूँ, मैं तो यही मानूंगी ना कि आप 10 रुपए के हिसाब से दोगे। इन कोर्स ऑफ डीलिंग, अगर प्राइस में कुछ बढ़ा होगा, घटता तो कभी है ही नहीं,
अगर कोई प्राइस में एस्केलेशन होगा तो आप मुझे पहले से इन्फॉर्म कर दोगे, सही है कि नहीं है बताओ। अरे ये तो बहुत छोटे लेवल पे बात करते हो, जो प्रेस वाले कपड़े लेके आते हैं ना, कल परसों की बात है ना, तो मेरे यहाँ वो प्रेस वाला आता है, उसको मैं एक साथ बल्क में कपड़े देती हूँ, फिर वो देके जाता है ना, तो उसने लास्ट 2-3 बार में रेट्स अपनी जो है ना वो इंक्रीज करी, लेकिन वो लेके जाता है उस समय बताता है कि मैडम इस बार से एक्स्ट्रा लगेगा, कोयला महंगा हो गया, बताते हैं कि नहीं बताते बताओ मुझे, तो एडवांस इंटीमेशन देंगे ना। अगर वो कुछ बिना बोले जा रहा तो मैं तो ये मानूंगी ना लास्ट टाइम जो रेट लगाई थी वही लगेगा, डीम्ड है कि नहीं बताओ। इन कोर्स ऑफ डीलिंग, क्यों, मैं उसके साथ पहले से डील करती आ रही हूँ, है ना। 3 तरीके आगे समझ में, कॉन्ट्रैक्ट में पार्टीज ने दे दिया, वैल्यूअर हो गया और कोर्स ऑफ डीलिंग। इन 3 तरीके से नहीं हो तो रीजनेबल प्राइस मतलब मार्केट प्राइस। एक बार यहां तक का मैटर पढ़ लो, रीडिंग लगाओ फटाफट यहां तक। सेक्शन 9 कंप्लीट हो गया है। सेक्शन 9 में 3 तरीके दिए हुए हैं, अभी ICI मत देखो, अभी यहां पढ़ लो एक बार। सही है, यहां तक समझ आ गया। अब ये जो पॉइंट नंबर 2 था ना, इसको डिटेल में पढ़ना है सेक्शन 10 में। असरटेनमेंट ऑफ प्राइस बाय थर्ड पार्टीज। क्वेश्चन क्या है कि क्या थर्ड पार्टी प्राइस डिसाइड कर सकती है? यस कर सकती है। ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, प्राइस डिसाइड करेगा राहुल, राहुल ने प्राइस डिसाइड कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड। राहुल प्राइस डिसाइड नहीं कर पा रहा, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड। अगर गुड्स अप्रोप्रिएट हो गए, उनकी डिलीवरी दी जा चुकी है, पे रीजनेबल प्राइस, पे रीजनेबल प्राइस। और अगर सेलर या बायर में से कोई एक थर्ड पार्टी को प्राइस डिसाइड करने से रोकता है तो अग्रीड पार्टी कैन स्यू फॉर कंपनसेशन। ए ने राहुल को प्राइस डिसाइड करने से रोका, बी कंपनसेशन की डिमांड कर सकता है। अपना एग्जांपल देखो, ए और बी ने डिसाइड किया कॉन्ट्रैक्ट में कि प्राइस डिसाइड करेगा राहुल, प्राइस डिसाइड कर दे, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड। नहीं कर पाए तो वॉइड। गुड्स की डिलीवरी हो गई तो भाई जब डिलीवरी हो गई तो हम मानेंगे रीजनेबल प्राइस देना है, ठीक है। फिर हमने क्या बोला, अगर ए ने राहुल को प्राइस डिसाइड करने से रोका तो अग्रीड पार्टी भी हुई ना, कैन स्यू फॉर कंपनसेशन। दिस इज द ऑल अबाउट सेक्शन 10, इसमें इसके अलावा कुछ नहीं है, एक बार पढ़ लो इसको वापस बस। प्राइस कैन बी डिसाइडेड बाय थर्ड पार्टी, इफ थर्ड पार्टी फिक्सेस द प्राइस कॉन्ट्रैक्ट विल बी वैलिड, अनेबल टू फिक्स द प्राइस कॉन्ट्रैक्ट वॉइड। अगर गुड्स की डिलीवरी हो गई, अप्रोप्रिएशन हो गया, क्या देना है, रीजनेबल प्राइस। अगर कॉन्ट्रैक्ट की एक पार्टी सेलर या बायर, ठीक है, थर्ड पार्टी को प्राइस डिसाइड करने से रोकता है तो अग्रीड पार्टी, दूसरी पार्टी क्या कर सकती है, कैन स्यू फॉर कंपनसेशन। दैट्स ऑल अबाउट सेक्शन नंबर 10। समझ आ गई चीज की नहीं आई बताओ। तो अब एक बार इसको ICI से देख लो, फिनिश अप करते हैं, खत्म। असरटेनमेंट ऑफ प्राइस सेक्शन नंबर 9। अब देखो एनालिसिस में मैटर अच्छा दिया लेकिन आधा अधूरा, चलो करते हैं। अब अच्छे वाले से लो पहले, तो पहले बताया प्राइस क्या होता है, मॉनेटरी कंसीडरेशन फॉर सेल ऑफ गुड्स। प्राइस की डेफिनेशन यही थी, मॉनेटरी कंसीडरेशन फॉर द सेल ऑफ गुड्स। सेक्शन 9 कहता है प्राइस को डिसाइड करने के 3 तरीके, कैसे, कॉन्ट्रैक्ट में पार्टीज डिसाइड कर दें, दूसरा इन द मैनर गिवन इन द कॉन्ट्रैक्ट जैसे वैल्यूअर, और तीसरा इन कोर्स ऑफ डीलिंग। अब देखो, अब मैम ने बताया था ना इन 3 तरीके से नहीं हो तो क्या लेना है, रीजनेबल प्राइस। इसलिए कहती हूँ आधा अधूरा ज्ञान जो होता है ना वो बेकार होता है। अब ये एनालिसिस पार्ट में सेकंड पॉइंट पढ़ो, इसमें आ गई ना चीज। PDF में मैटर कंप्लीट है, यहाँ पे 2 जगह से पढ़ना पड़ेगा, एक तो वहां एनालिसिस से भी पढ़ो, फिर यहाँ से लो सेकंड पॉइंट। इन 3 तरीके से नहीं हो तो क्या करो, रीजनेबल ले लो। अब आ गया सेक्शन नंबर 10, एग्रीमेंट टू सेल एट वैल्यूएशन, दैट इज डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस बाय थर्ड पार्टी। ये समझ आ गया ना हेडिंग कैसे बनाई, ये वैल्यूअर वाला ही तो पॉइंट है, थर्ड पार्टी वाला, जिसको ये दोबारा एक्सप्लेन कर रहा है सेक्शन 10 में। ये सेकंड का ही इलेबोरेशन है ना। क्या लिखा है देखो, एग्रीमेंट टू सेल द गुड्स ऑन द टर्म, प्राइस टू बी फिक्स्ड बाय द थर्ड पार्टी, और थर्ड पार्टी प्राइस डिसाइड नहीं कर सकती, कॉन्ट्रैक्ट अवॉइडेड मतलब बिकम्स वॉइड। बन जाएगा ना।
अगर गुड्स की डिलीवरी दी जा चुकी है, गुड्स का अप्रोप्रिएशन हो चुका है, पे द रीजनेबल प्राइस। अगर थर्ड पार्टी को रोका जाता है प्राइस डिसाइड करने से, एट द फॉल्ट ऑफ सेलर और बायर, तो जिस पार्टी की गलती नहीं है, अग्रीड पार्टी तो हुई, कैन फाइल अ सूट फॉर डैमेजेस। क्लियर है कि नहीं है, बताओ मुझे, आ गया? अच्छा, कल तुम्हें क्या करना है, इसकी एक की रीडिंग लगा के आनी है, इसकी नहीं, एनालिसिस की नहीं, सॉरी, और इसको इंपॉर्टेंट लगा लो। आई नहीं है, लेकिन इस तरीके का एग्जाम्पल अच्छा सा दे रखा है, सेक्शन 10 पे कभी भी केस स्टडी आई तो इस तरीके की आएगी, ठीक है? तो अपनी यूनिट 1 करीब करीब वाइंड अप है, करीब करीब। अगर आपने ये कर लिया तो आई डीम वाइंड अप है, अदरवाइज मैं कल कराती हूँ, ठीक है? करो, आज यहाँ तक का करो, है ना? मैम कैप्टन ने एक्नॉलेजमेंट दे दिया और फिर डिलीवरी नहीं दी, तो उस पर केस कर सकते हैं क्या? यस, बिल्कुल कर सकते हैं, सक्षम। डीम डिलीवरी माना जाता है, कॉन्स्ट्रक्टिव डिलीवरी मान लिया जाता है, तो उसका भी कॉन्सिक्वेंस वही होता है जो नॉर्मल डिलीवरी का होता है। एनी अदर क्वेरी? किसी की कोई क्वेरी है? ज्योति, जयंत, गायत्री, चंद्रप्रकाश, नरेश, एनीवन? नहीं तो फिर अपन वाइंड अप करते हैं बेटा, फिर कल करेंगे कंटिन्यू। नो? चलो, यूनिट 1 अपनी करीब करीब वाइंड अप ही है, तो कल एक बार ये वाला एग्जाम्पल देखते हैं और कुछ क्वेश्चंस देख के आगे यूनिट 2 पे चले जाएंगे, है ना?